स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। लिंग आधारित हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो किसी के लिंग के आधार पर की गई हिंसा या अत्याचार होती है। आज हम लिंग आधारित हिंसा के बारे में ही जानेंगे। एक गांव जहां औरतें जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका पूरा जीवन संघर्ष से ही बीत जाता था। उसी गांव में एक बड़ी ही समझदार लड़की रहती है जिसका नाम है किरण, जो समाज में महिलाओं के हित के लिए काम करती है और उनको अधिकारों से रूबरू कराती है। किरण के महिला संगठन से ही जुड़ी एक महिला जिसका नाम सुनीता है, उसने लिंग आधारित हिंसा का सामना किया और किरण ने उसकी सहायता कैसे की, चलिए जानते हैं। हर रोज की तरह किरण आज भी अपने महिला संगठन की महिलाओं से मिलने आई और उसने देखा कि सुनीता नाम की एक महिला जो कि काफी परेशान थी, तो उससे रहा नहीं गया। किरण ने सुनीता से पूछा, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। बताओ सुनीता, तुम हमारी महिला संगठन की सदस्य हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। दीदी, मेरी बेटी प्रभा 18 साल की हो चुकी है। उसकी स्कूली शिक्षा भी समाप्त हो गई है। उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना है। उसे पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बने, उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी की बात ये है दीदी कि मेरे ससुराल वालों की सोच इतनी अच्छी नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रभा बड़ी हो चुकी है, अब उसकी उम्र शादी की हो चुकी है, और जब प्रभा अपने डॉक्टर बनने की चाह को लेकर कुछ कहती है तो उसे नासमझ कहकर चुप करा दिया जाता है। और जब मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो उनका भी यही कहना है कि लड़की है, पढ़ लिख कर क्या ही करेगी, और इस वजह से कई बार मुझ पर और प्रभा पर अत्याचार किए जाते हैं। दीदी, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ये तो बहुत ही गलत बात है सुनीता। तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की नारी किसी से कम नहीं है। उन्हें भी उनका जीवन बिना किसी पाबंदी के जीने का अधिकार है। लिंग आधारित हिंसा या फिर अत्याचार मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और व्यक्तियों की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करती है। और पता है, ये बात हमेशा मैंने देखा है, घर से ही शुरू होती है। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बेटी है, पढ़ नहीं सकती या पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे घर के काम आने चाहिए। बस यही सोच जो है ना, वो हमारे समाज को आगे बढ़ने से बहुत रोकती है सुनीता। और बहुत दुख हुआ जानकर कि तुम्हारे घर में भी यही स्थिति है। पर मेरे ससुराल वालों को कौन समझाए दीदी? तुम चिंता क्यों करती हो सुनीता? मैं हूं ना। मैं और हमारी महिला संगठन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं और इस विषय में तुम्हारे ससुराल वालों से बात करते हैं। नहीं दीदी, मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे। सुनीता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं और हमारी महिला संगठन समूह है ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दीदी, चलिए। इतना कहकर सुनीता और किरण सुनीता के घर चले गए। वहां पहुंचकर किरण ने सुनीता के ससुराल वालों से क्या बातचीत की, चलिए जानते हैं। अरे सुनीता, तुम इस वक्त यहाँ? जी वो। नमस्ते राजेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। जी, बहुत सुना है आपके बारे में। सुनीता अक्सर बताया करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो फिर बताइए, कैसे आना हुआ आपका हमारे यहाँ? राजेंद्र जी, मैं यहाँ प्रभा से मिलने आई हूँ। कहाँ है प्रभा? जरा बुलाएंगे उसे। प्रभा से? लेकिन
क्या बात करनी थी आपको उससे? जी आप प्रभा को बुलाइए तो सही। जी मैं बुला लाती हूँ प्रभा को। प्रभा बिटिया, देखो तुमसे कौन मिलने आई है। जी माँ। अरे किरण दीदी, आप यहाँ? हाँ प्रभा, मैं यहाँ। बहुत अच्छा लगा दीदी आपको देखकर। हाँ प्रभा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। सुनीता बता रही थी कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हो। जी दीदी, पर अरे लेकिन किरण जी, हमारी बिटिया प्रभा को जितना पढ़ाना लिखाना था भाई हमने पढ़ा दिया। अब इसकी उम्र शादी ब्याह की हो रही है और समय पर शादी ब्याह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, वरना समाज क्या कहेगा हमको। राजेंद्र जी, बस यही सोचना मुझे लगता है कि हर लड़की के सपनों को कुचल देती है। अब बताइए, आपकी बेटी प्रभा पढ़ाई में इतनी अच्छी है, इतने अच्छे नंबर लेकर आती है और उसने अपना सपना भी देखा है कि उसे डॉक्टर बनना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रभा पढ़ाई कर रही है ना, उसे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, रोक सकती है तो बस ये समाज की रीतियां और जैसा आप सोच रहे हैं ना, इस प्रकार की सोच। राजेंद्र जी, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से समाज में आज भी लिंग आधारित हिंसा है और मुझे लगता है ये लिंग आधारित हिंसा तब तक नहीं जाएगी जब तक आप जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी। कहीं ना कहीं राजेंद्र जी, ये हमारे बनाए हुए नियम हैं और समय के अनुरूप हमें चलना चाहिए। नियमों को बदला भी जा सकता है। किरण जी, आपने अभी बातचीत के दौरान लिंग आधारित हिंसा का जिक्र किया, ये भला क्या है? लीजिए बताइए। लिंग आधारित हिंसा तो वही है ना जो आप कर रहे हैं। मैं भला कैसी हिंसा, कैसी बातें करती हैं आप किरण जी? राजेंद्र जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप बेटा और बेटी में अंतर करके हिंसा कर रहे हैं दोनों के साथ। पता है लिंग आधारित हिंसा क्या होती है? वो ये कि जब हम सामाजिक नियमों में लड़का और लड़की दोनों को बांध दिया करते हैं, जब हम नियम बना देते हैं कि ये विशेष काम जो है वो सिर्फ लड़कियां करेंगी और ये खास काम जो है वो सिर्फ लड़कों के करने वाले हैं, लड़कियां नहीं करेंगी। जैसे कि आपने कहा कि लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे घर ही संभालना है। पर आप मुझे बताइए, क्या लड़का घर नहीं संभाल सकता? संभाल सकता है ना। अब बात कुछ कुछ समझ में तो आ रही है किरण जी। आपने जो बातें अभी कही तो एहसास हो रहा है मुझे कि गलती कहीं ना कहीं तो जरूर हो रही है। देखिए राजेंद्र जी, नारी का भी अपना एक अस्तित्व होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में ही निकाल दे। एक नारी को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार होता है। हाँ दीदी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ये सब ना हो। दीदी, तो इसका क्या कोई समाधान नहीं है? है ना प्रभा, भारत में लिंग आधारित हिंसा से बचाव के लिए कई कानून बनाए गए हैं। चलिए इसके बारे में मैं तुम सबको विस्तार से बताती हूँ। प्रभा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 ये सबसे पहला कानून है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। और ये अधिनियम जो है ना, घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा और उपाय प्रदान करता है। तो यही है समाधान, खास तौर पर घरेलू हिंसा से निपटने के लिए। इसके अलावा एक और अधिनियम है, उसे कहते हैं दहेज निषेध अधिनियम। ये 1961 में आया था और इसमें दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध बताया गया है। और अगला जो समाधान है वो विशेषकर उन महिलाओं के लिए है प्रभा, जो महिलाएं कामकाजी हैं। अपने कार्यस्थल पर भी उन्हें कई प्रकार के भेदभाव झेलने पड़ते हैं और कई प्रकार की हिंसा भी झेलनी पड़ती है। तो इसका समाधान कानूनी रूप से इस तरह से है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम ये 2013 में आया था और ये महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करता है। यानी महिलाएं जो कामकाजी हैं, वहां अगर उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो वो इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चियों की, क्योंकि बच्चियां हैं उनके साथ भी कई बार भेदभाव होते हैं या दूसरे तरीके की हिंसा होती है। तो जो बच्चियां 18 वर्ष से कम उम्र की हैं उनके लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। खासतौर पर नाबालिगों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। और सुनीता, भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं भी हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता जैसे कई अपराध हैं, वो सब इसमें शामिल है।
ये तो बात हुई कुछ अधिनियम की। अब कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं राजेंद्र जी, जैसे कि महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता है, लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और अपहरण के बाद उन्हें अनैतिक काम करने के लिए जो है दबाव बनाया जाता है। तो इस तरह के अपराध से बचाने के लिए और इस तरह की चीज़ों से महिलाओं की रक्षा के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 बनाया गया है, जो कि मानव तस्करी और महिलाओं के यौन शोषण को अपराध घोषित करता है। और अब जब इतने सारे नियमों की बात हो रही है तो मुझे भी लग रहा है कि आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई बाल विवाह का क्या। इससे बचाव के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। यह अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है, यानी कि यदि हम 18 वर्ष से कम की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी करते हैं तो ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है और इस अधिनियम के तहत कई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये अधिनियम लड़के और लड़की दोनों को बलपूर्वक विवाह से बचाता है। और ये बात ध्यान रखना पड़ेगा राजेंद्र जी कि यदि आपने प्रभा की शादी जबरदस्ती कराई तो ये अधिनियम ना आप पर भी लागू होगा। किरण जी, हमें तो इतना सब पता नहीं था, लेकिन आपकी बातें सुनकर अब हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने सारे कानून जब बनाए गए हैं तो फिर उनका पालन करना भी तो हमारा ही कर्तव्य हुआ ना। ये बात हुई ना राजेंद्र जी, बस यही तो सुनना चाह रही थी मैं आपसे। और हाँ, एक और बात, इतना ही नहीं, भारत में ना कई केस यानी कि लिंग आधारित हिंसा जो है उससे पीड़ितों को कानूनी सहायता दी जाती है। कानूनी सहायता के अलावा आश्रय गृह दिया जाता है, जहां पर जो ऐसे लोग हैं जिनको पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा है उन्हें आश्रय दिया जाता है। यदि हिंसा के दौरान कोई चोट लग जाती है या किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है तो वो भी प्रदान की जाती है और पुलिस सुरक्षा का भी अधिकार दिया जाता है। किरण जी, बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, पर इसमें महिलाओं की सहायता कैसे की जाती है? चलिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये जो अधिनियम और कानून है ना, यही लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए हैं। हमारे देश में लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए प्रमुख सहायता सेवाएं बनाई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इसमें कानूनी सहायता प्रदान की जाती है और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की जांच भी की जाती है। ये तो बात हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। अगर हम जिले पर देखें, किसी जिले पर या स्थानीय स्तर पर, तो वहां पर सखी वन स्टॉप सेंटर होते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में केंद्राध्यक्ष होते हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया लागू करने में सहायता करते हैं। कोई भी महिला या लड़की जिसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हुई हो या किसी भी प्रकार का शोषण हुआ हो, वो इस सखी वन स्टॉप सेंटर में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यहीं से उन्हें आश्रय, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि महिला हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाता है और संकट के समय में इस नंबर पर आपातकालीन सहायता महिलाएं ले सकती हैं। हमारे रायगढ़ जिले में ये जो आपातकालीन सहायता के लिए नंबर है सखी वन स्टॉप सेंटर का, वो है 181। और यदि और भी ज्यादा लग रहा है कि हमें पुलिस सहायता की आवश्यकता है, 112 पे भी डायल करके सहायता ली जा सकती है। महिला पुलिस थाने और फास्ट ट्रैक अदालतें भी हैं जो ऐसे मामलों में त्वरित जांच करती हैं और कानूनी कार्यवाही करके न्याय सुनिश्चित करती हैं। बात करते हैं एक प्रकार के फंड की राजेंद्र जी, निर्भय फंड। हिंसा से पीड़ित केस में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और पुनर्वास में उनकी मदद करने के लिए सरकारी पहल है ये फंड। देखिए, इतनी सारी सहायताएं हैं, इतने सारे अधिनियम, कानून और हेल्पलाइन नंबर है, पर न जाने कितनी महिलाओं को ये पता होगा और न जाने कितने लोगों को नहीं पता है। सामाजिक कलंक और डर की वजह से भी महिलाओं को कई बार चुप रहना पड़ता है। यौन हिंसा या घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कराने से पीड़िता डरती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। बदनामी, परिवार का समर्थन न मिलना और समाज का तिरस्कार, इन्हीं बातों के कारण महिला जो है अपने अधिकारों के पक्ष में कदम नहीं उठाती हैं। दीदी, तो इसमें हम महिलाओं को और जागरूक कैसे कर सकते हैं?
प्रभा, इसमें हम लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे हम कुछ जागरूकता कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय माध्यमों से लोगों से चर्चा कर सकते हैं, उन्हें कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी अन्य माध्यमों से दे सकते हैं। वाह किरण जी, आपने जो बातें बताई अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई है। मैं ये सोचता था कि अगर लड़की है तो उसे क्या करना पढ़ाई लिखाई करके, भाई शादी ब्याह करके ससुराल ही तो जाना है। पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, अपनी प्रभा बिटिया को इन सारी मुसीबतों से बचाऊंगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, ऐसा करके आप अपनी बिटिया को सहायता करेंगे, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करेंगे, और ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और सुनीता को भी। क्यों सुनीता? हाँ किरण दीदी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और सभी बातें जो किरण ने बताई समझ में भी आई होंगी। श्रोताओं, इस विषय या इस कार्यक्रम के संबंध में आप साथियों की कोई सलाह हो तो आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रेडियो धूम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7024142316। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगली कड़ी में आशा और किरण के जीवन से जुड़ी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।